चलिए स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एक आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना था, एक बॉम्ब वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, और हमने बोला था नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियल एनर्जी को स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए। अब देखिए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में ऐसा कुछ खास है नहीं, वही 9th क्लास वाली अपनी डेफिनेशन है। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको सीखनी है, ठीक है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स इसके स्टार्ट करेंगे। मेन तो आपके क्वेश्चन ही हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान दें स्टूडेंट्स। देखिए पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जब कोई बॉडी मोशन में होती थी तो उसके पास जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी का कोई पोजीशन होगी। ओके, इट इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, और कोई कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझिए, पोजीशन का मतलब तो आप समझ रहे हो, जैसे कि भी ये बॉडी यहाँ पर है इस लेवल पे ग्राउंड से, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी। उसको उठा के हमने यहाँ रख दिया, तो हमने इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में एक वर्क डन किया, वही वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसके जब पोजीशन में चेंज होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, ठीक है ना। दूसरा, किसी ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो रहा हो, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने का मतलब समझ रहे हो, जैसे बलून है, गुब्बारा लिया आपने, उसको इस तरीके से प्रेस किया, तो प्रेस करने में जो वर्क डन कर रहे हो वही उसमें ऐसा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। बाकी तो अब और भी पोटेंशियल एनर्जी का जो मीनिंग है वो धीरे धीरे क्वेश्चन में आप सीखते रहोगे। तो मेन तो बच्चों क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, ये सब बेसिक बातें तो आप लोग को पता है। तो पोटेंशियल एनर्जी फटाफट एक थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं बच्चों उसके क्वेश्चन पे। तो नोट करिए, द एनर्जी पॉजेस बाय अ बॉडी, द एनर्जी, अभी बहुत टेक्निकल डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, बड़ी कॉमन सी बात लिख रहा हूं, ठीक है। पॉजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन ऑफ वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पीई का मतलब बच्चों शॉर्ट में पोटेंशियल एनर्जी, समझ जाना, ठीक। अब देखिए बच्चों, यहां पर एक पॉइंट लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूं चल क्या रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लिखिए, दिस एनर्जी इज रेफरेंस डिपेंडेंट, दिस एनर्जी इज रेफरेंस डिपेंडेंट। अब ये कौन सी बात हो गई, आपको बताते हैं। दिस एनर्जी इज रेफरेंस डिपेंडेंट, ओके, मीन्स we have to assign a level, we have to assign a level, or we have to take a point of reference, okay, we have to assign a level, or a point of जीरो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अब ये क्या बात है, ये स्टेटमेंट है, इसको मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। ध्यान से सुनिए बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए। मान लीजिए बच्चों, ये एक रेफरेंस, मान लीजिए ये ग्राउंड है इस तरीके से, ठीक, ये या फिर कोई लेवल है, ये कोई लेवल है ना। इस लेवल से h हाइट पर आप ऊपर गए, ठीक, कितनी हाइट पर, h हाइट पर आप ऊपर गए, ये इस तरीके से, ठीक है ना। ओके, ध्यान से सुनिए जरा। और ये m मास था, आप इसको यहां से यहां ले गए। अब हम पूछ रहे हैं इस मास के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो जनरली आप क्या करोगे, जनरली जो हमारी आदत होती है, हम बोलेंगे भाई इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, ठीक, यही पोटेंशियल एनर्जी आप रिपोर्ट कर दोगे। तो ये सब हम लोग क्लास 9th में करते थे। अभी हमें क्या चेक करना होगा बच्चों, ध्यान से चेक करो कि ये जो रेफरेंस आपने लिया हुआ है, ठीक, आप यहां से यहां गए, तो ये जो रेफरेंस वाली लाइन है, पहले आपको चेक करना होगा यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है भी कि नहीं है। ध्यान सुनो, अगर भाई यहां रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है, या मानी गई है कि जीरो है, जीरो है सच में, या मानी गई है कि जीरो है, ठीक है। अब सुनो, पोटेंशियल एनर्जी का बहुत अच्छा मीनिंग हम लोग समझेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, अभी हल्का फुल्का करके हम आपको बताते हैं, ध्यान सुनिए। देखो, अगर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तब तो ये सही है, लेकिन अगर इस रेफरेंस लाइन पे बच्चों पहले से ही कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है,
ठीक, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो भाई, आप जिसको ग्राउंड का एक लेवल बोल रहे हो, अर्थ का लेवल जिसको आप बोल रहे हो, क्या पता वो एक्चुअल में अर्थ का लेवल ना हो, मतलब समझो कोई भी लेवल लोगे वो किसी से तो ऊंचा होगा ना, मैं ये कह रहा हूं बस। भाई आपने एक ग्राउंड पे खड़े हो गए, कह रहे हो हम पोटेंशियल एनर्जी यहां से मेजर कर रहे हैं, और ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी मतलब जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे, तो हम वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मेजर कर रहे हैं, 0। बट एक्चुअल में वो जो ग्राउंड वाला लेवल है वो भी तो किसी से ऊंचा होगा ना। तो कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी वहां पर भी होगी जहां आप 0 मान रहे हो, तो 0 हम मानते हैं बस। ठीक, अब मैं ये बता रहा हूं कि मान लो इस रेफरेंस पॉइंट पर अगर आप मतलब पोटेंशियल एनर्जी वाकई अगर 0 मानी गई है, तब तो ये कैलकुलेशन सही है। लेकिन अगर इस लेवल पे पहले से ही पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 10 जूल्स है मान लीजिए, तो ये कैलकुलेशन रॉन्ग है। यानी कि तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी बताइए, mgh, और प्लस ये वाला 10 आपको करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो यही बात हमने लिखी, दिस एनर्जी रेफरेंस डिपेंडेंट, मतलब कौन से रेफरेंस से आपने मेजर किया है इस बात पे डिपेंड करता है, कि इस बात पे पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन डिपेंड करती है। मींस वी हैव टू असाइन अ लेवल और अ पॉइंट ऑफ 0 पोटेंशियल एनर्जी। आपको बताना पड़ेगा आपने कहां से मेजर किया है, ठीक है ना, मतलब आपने कौन सी लाइन को या कौन से लेवल को आपने रेफरेंस पॉइंट माना, जिसको रेफरेंस पॉइंट माना होगा जनरली वहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी कितनी बोल देते हैं कि भैया यहाँ पे 0 है, अब यहां से आप मेजर कर लो। ठीक, ये चीज है। यानी कि वी कैन नॉट डिफाइन, ध्यान सुनिएगा बच्चों, यानी कि वी कैन नॉट, ध्यान सुनिएगा जरा, वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी अनलेस we cannot define potential energy of a body unless we mention reference, unless we mention reference, unless we mention reference of zero potential, of zero potential। ओके, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए आपको ये जरूर बताना पड़ेगा कि भैया रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, यानी कि कौन से पॉइंट पे आपने पोटेंशियल एनर्जी 0 अज्यूम करी हुई है। ओके, सो वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी अनलेस वी मेंशन रेफरेंस ऑफ 0 पोटेंशियल। ठीक, नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटी कैसा फोर्स है बच्चों आपका, कंजर्वेटिव, याद दिला दूं मैं आपको, ग्रेविटी कैसा फोर्स है आपका, कंजर्वेटिव। ओके, कंजर्वेटिव क्या होता है पता ही आपको, ठीक है। एक क्लोज पाथ में टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन टोटल क्लोज पाथ में कितना हो जाएगा, 0। ओके, नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर आपको याद रखना, आप इसको ट्रिक बोल सकते हो। क्या ट्रिक? अब जो मैं लिखने जा रहा हूं वो याद करना है, सुन लो ध्यान से, जो लिखने जा रहा हूं वो याद करना है। क्यों याद करना है, कहाँ समझाया जाएगा, ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है वहां समझाया जाएगा, अभी समझाया नहीं जाएगा, अभी बस आप सवाल देखो, क्योंकि इसको समझने के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड की नॉलेज और बहुत सारी नॉलेज का ज़रूरी है। अभी के लिए बस सिंपल याद करोगे आप, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में इसको हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक, ध्यान सुनो, अभी बस इतना, क्या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्या मैं शॉर्ट में लिख दूं आप समझ जाओगे, बताओ क्या, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ डेल्टा यू। बस यू से हमारा क्या मतलब है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। यू का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, और डेल्टा का सभी बच्चों को मतलब पता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। यानी कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद कर लीजिए, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, अब ध्यान से बच्चों चेक करो जरा, माइनस ऑफ डेल्टा यू है, मतलब माइनस बाहर, और डेल्टा यू का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालोगे बताओ भाई, चेंज कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, तो क्या करोगे बताओ,
यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे यू फाइनल का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यू एफ का मतलब क्या है बताइए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, माइनस यू आई का क्या मतलब है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई बात, बताइए। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस बाहर है, और डेल्टा यू को कैसे खोलेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये वाला माइनस बाहर ही रहेगा, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। तो ये चीज है। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, आइए एक सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से वही सिनेरियो जो अभी पीछे लिया हुआ था आपने, ठीक। ये आपका ग्राउंड है, दो केसेस आपको दिखाएंगे, और यहां से एक मास को उठा के हम कहाँ ले गए, एच हाइट पे, एम मास को उठा के आप यहां पर ले गए, ठीक, मान लीजिए, और हाइट कितनी, एच है, ठीक। आपने अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क किया होगा, जितना आपने वर्क किया होगा वही एज अ पोटेंशियल एनर्जी इस बॉल में या इस मास में स्टोर हो गया होगा, ठीक। तो ध्यान से सुनो, दो केसेस आपको दिखाएंगे। दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। अब कोई नई चीज नहीं भाई है, कोई नई चीज नहीं है, देखो ना, यहां पे अगर आपने भाई इस रेफरेंस, अगर यहां पे आपने इसको रेफरेंस मानते हुए यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान ली, 0, ठीक। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, यू इनिशियल कितना हो जाएगा आपका, यही यू इनिशियल हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर पहुंच के यू फाइनल कितना हो जाएगा आपका, बताइए, एम जी एच, ठीक। सो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव, या इसको मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं, ठीक। यहां पर पहुंच के इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यूएफ हो गई, कितनी हो गई, यूएफ, ठीक। यहां थी यू इनिशियल कितनी, 0, आपने यहां माना है 0, यहां पे पहुंच के कितनी हो गई, यूएफ। अब लगा दो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, यानी कि माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब ध्यान दीजिए बच्चों, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, हाँ, जब आप इसको ऊपर ले जा रहे हो तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कैसा है बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, खुद सोचिए। जब आप इसको ऊपर इस तरीके से लेके जा रहे हो तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। आप इसको ऊपर लेके जा रहे हो उस तरीके से, वर्क डन बाय यू नहीं पूछा है मैंने, ना ना ना, वर्क डन बाय द ग्रेविटी मैंने पूछा है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कैसा है भाई, एम जी कहाँ लग रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में, ये कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, ग्रेविटी है, यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखोगे यहाँ, इज इक्वल्स टू माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ना वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, माइनस एम जी एच, नेगेटिव आएगा। क्यों, फिर से बता रहा हूँ, एम जी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर, तो एम जी वेट नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव, इज इक्वल्स टू माइनस इन द ब्रैकेट यू एफ माइनस यू इनिशियल कितना माना है आपने, 0, ठीक। तो केस नंबर 1 में जो कैलकुलेशन आ रही है आपकी वो कितनी आ रही है, माइनस एम जी एच इज इक्वल्स टू यू एफ माइनस 0, यू एफ और माइनस यू एफ, ठीक। यहाँ से आ जाएगा कितना, माइनस यू एफ। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये वाला माइनस से माइनस कट जाएगा, सो यू फाइनल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई यहाँ, एम जी एच। और यही बात मैंने आपको बताई थी क्या, कि आप यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना वर्क डन करते हो, आप कितना वर्क डन कर रहे हो, आप भी तो mg की इक्वल फोर्स लगाओगे ना भाई, mg नीचे लग रहा है तो आप भी उससे हालांकि थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाओगे, mg फोर्स लगा के आप इसको h हाइट तक ले जाओगे, तो mg h वर्क आपने किया, वही वर्क ऐसा पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाता है। देखो, तो अगर यहाँ पे 0 पोटेंशियल एनर्जी मानी आपने, तो इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, mgh। और वहीं पे केस नंबर 2 देखिए, ठीक, केस नंबर 2 में अगर बच्चों आपने ये वाले लेवल पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, मान लो रेफरेंस पे इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 10 है, पहले से ही 10 जूल है, ठीक। तो यहां पर अब फाइनल कितना आएगा, लगा दो कॉन्सेप्ट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यहां पर भी कितना हो जाएगा, माइनस एम जी एच, भाई यहां से यहां ले जा रहे हो आप, एम जी नीचे एच, एम जी नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो कितना हो जाएगा, माइनस एम जी एच इज इक्वल्स टू माइनस
यू फाइनल निकालना है माइनस यू इनिशियल 10 दिया हुआ है। क्या पता रेफरेंस पे पहले ही पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानी गई हो, कुछ ना कुछ हो, जीरो ना हो यहाँ पर, तो कितना आएगा mgh प्लस 10 आ जाएगा। चेक कर लो, यहाँ से माइनस यू एफ यहाँ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, mgh उधर जाएगा तो mgh प्लस 10 हो जाएगा। तो जो बात मैंने लिखी थी वो इस बात को सपोर्ट करती है। देखा आपका किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ये इस बात पे डिपेंड करती है कि रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ठीक, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कंजर्वेटिव फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स था और सेकंड कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा था आपके सिलेबस में, स्प्रिंग वाला। तो आइए जरा स्प्रिंग वाले का भी वर्क डन निकाल के देख लेते हैं इसी फॉर्मूले की हेल्प से। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग, यहां पर आपने क्या निकाला, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी निकाला आपने एक तरीके से, है ना। जब कंजर्वेटिव फोर्स क्या था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, तब आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली इस ऑब्जेक्ट में कितनी है ना। अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह में नहीं जा रहे हैं, एक तरीके से आपने ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले गए तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई वो आपने निकाला है अभी। ठीक, अब हम देखते हैं स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग, और स्प्रिंग भी क्या आपका कंजर्वेटिव फोर्स है ना। स्प्रिंग फोर्स भी कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ये हमने पहले की क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है कि स्प्रिंग फोर्स भी कैसा है आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक, नाउ अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट क्या लगेगा आपका, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक, तो चलिए 2-3 केसेस में आपको दिखाता हूँ। यहाँ हम लिखेंगे वर्क और यहाँ हम लिखेंगे क्या, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले क्या किया हमने, ध्यान से चेक करिए, ये एक रेफरेंस लाइन है, ये कोई रिजिड सरफेस है और यहाँ हम 3 केसेस लेंगे। फर्स्ट केस देखिए, ये आपकी स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ पे, x इज इक्वल टू 0 पे, ओके ये नेचुरल लेंथ है। अब बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ वर्क और यहाँ कैलकुलेशन दिखा दीजिए। हाँ भाई, अब स्प्रिंग अगर x इज इक्वल टू 0 वाली पोजीशन पे, बताओ ना तो उसको किसी ने खींचा ना इसको कंप्रेस किया। भाई अगर आप इसको पे खींच पे कुछ वर्क डन कर रहे हो तब तो जो वर्क डन किया वही ऐसा पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा, या आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, ठीक, तो क्या होगा, आपने इसको कंप्रेस करने में जो वर्क किया वही ऐसा पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा। तो अभी तो कोई वर्क ही नहीं हुआ है, अभी तो अपनी नेचुरल लेंथ पे, यानी कि वर्क कितना हो जाएगा 0, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी 0। सो इस केस में, ये केस नंबर 1 है आपका, वर्क कितना हो गया 0, पोटेंशियल एनर्जी भी 0, कोई वर्क ही नहीं किया। नेक्स्ट देखिए, अगर इस स्प्रिंग को पकड़ के खींच दिया आपने, ये केस नंबर 1 है, ठीक। केस नंबर 2 में क्या किया, इस स्प्रिंग को पकड़ के खींचा, एलोंगेट किया, इसकी नेचुरल पोजीशन से x डिस्प्लेस कर दिया इसको एलोंगेट करके, अब ये x लेंथ डिस्प्लेस हो गई है, ठीक, ये चीज़ है करेक्ट। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए जब ऐसा आपने किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी कैलकुलेशन देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, है ना। ये केस नंबर 2 है आपका, इसकी कैलकुलेशंस देखिएगा जरा, यहाँ पर करेंगे इसकी कैलकुलेशंस। देखिए फर्स्ट वाले में तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, कोई वर्क ही नहीं किया। सेकंड वाले में कैलकुलेशन यहाँ कर रहे हैं, क्या होता है बच्चों, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। सही है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, इस स्प्रिंग को आप कहाँ से कहाँ लेके आए हो, तो जवाब है ये पोजीशन ए थी, देखिएगा जरा, ये पोजीशन ए थी और खींच के आप कहाँ तक लेके आए, एलोंगेट करके पोजीशन बी पे। अब बताओ ए से बी जब आप लेके गए हो, ठीक, तो ए पे जब ये था तो ए पे तो भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0 थी, बात समझो, और बी पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी वो आपको कैलकुलेट करनी है। ध्यान से सुनिएगा, देखिए वर्क डन बाय स्प्रिंग, ठीक, सबसे पहले यहाँ वैल्यू रखो, वर्क डन बाय स्प्रिंग, एक चीज मैं कर रहा हूँ जरा परेशान मत हो ना, यू फाइनल की जगह आप क्या रखोगे, यू बी का मतलब, क्योंकि फाइनली आप बी तक लेके आए हो तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे दिखाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, और इनिशियल की जगह आप क्या रखोगे,
इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, सही है। अब एक बात बताओ भाई, कुछ समझो, जब ये स्प्रिंग कहाँ थी, पॉइंट ए पे, ऐसे ये वाली स्थिति, यही तो पॉइंट है, तो भैया इसमें इस पोजीशन पे तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, यानी कि यू ए का वैल्यू कितना है, पोजीशन ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 पक्का। भाई पॉइंट ए पे तो इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी ना, पॉइंट ए से ही तो खींच के आप बी पे लेके आए हो, तो पॉइंट ए पे इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, ठीक। अब जैसे ही आपने इसको ए से खींच के बी पे लेके आए हो, तो आपने कुछ वर्क किया होगा, वही एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, लेकिन हमें यहाँ कौन सा वर्क रखना है, हमें रखना है वर्क स्प्रिंग के द्वारा, स्प्रिंग ने कितना वर्क किया। अब मेरी बात ध्यान सुनो, स्प्रिंग का वर्क कैसे निकालोगे, जब आप स्प्रिंग को खींच रहे हो तो वर्क नेगेटिव होता है, याद है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, एफएस, आपने ऐसे खींचा, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एक्स, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो एफएस और एक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए स्प्रिंग फोर्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, तो -1/2 kx², जहां पे क्या है सबको पता है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, इज इक्वल्स टू, यहां से माइनस अंदर जाएगा तो -UB। अब ध्यान देना बच्चों, ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो UB, यानी कि पॉइंट बी तक लाने में जो स्प्रिंग की एनर्जी हो जाएगी कितनी आ जाएगी, प्लस में आ गया आंसर, +1/2 kx²। और इसको हम याद कर लेंगे क्या, स्प्रिंग को जब हम x डिस्प्लेस करके एलोंगेट करते हैं, स्प्रिंग को अपनी नेचुरल लेंथ से जब हम x डिस्प्लेस करके एलोंगेट करते हैं, इसको खींचते हैं कि, तो x डिस्प्लेस करके पोजीशन b तक ले जाने में हमने जो वर्क किया है वही ऐसा पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाता है। यानी कि स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी अगर उसको उसकी नेचुरल लेंथ से x डिस्प्लेस कर दिया गया, तो जवाब है +1/2 kx², यानी कि 1/2 kx², ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें होगी, ठीक है ना। नाउ केस नंबर 3 देखिए, केस नंबर 3 में क्या किया आपने, इसकी नेचुरल लेंथ से इसको कंप्रेस कर दिया, यानी कि पोजीशन ए से बी पे लेके आया लेकिन कंप्रेशन कर दिया, तो कंप्रेस हो जाएगी, और ए पोजीशन से, ये ए थी और ऐसा कंप्रेस किया, अब ये आ गई पोजीशन बी पे, कितना कंप्रेस कर दिया, एक्स, ठीक। फिर से कैलकुलेशन कर लीजिए क्या हो जाएगा, अच्छा इस बार पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल के आई, यहां फिल कर दो 1/2 x², और वर्क कितना था, -12 kx², वर्क बाय कंजर्वेटिव है, ये क्या है, वर्क बाय कंजर्वेटिव। थर्ड केस में लगाई भाई, थर्ड केस में कॉन्सेप्ट, ये पोजीशन ए से कंप्रेस करके बी पे लेके आ रहे हो, तो फिर से क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पॉइंट बी की पोटेंशियल एनर्जी माइनस पॉइंट ए की। अब फिर से वही है, ए की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। चेक कर लो भाई, ए पे जब स्प्रिंग थी नेचुरल लेंथ पे, तब तो कुछ भी कंप्रेशन एलोंगेशन नहीं हुआ था, तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है, चेक कर लो, ठीक। फिर आपने इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने में आपने जो वर्क डन किया होगा वही ऐसा पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, अब देख लो, लगा दो, वर्क डन बाय स्प्रिंग कंप्रेशन में भी कितना हो जाएगा बताओ, -12 kx², एक्स कंप्रेस कर दिया आपने, तो जब आप कंप्रेस कर रहे होगे तो एफ एस किधर लगेगा, इधर, और डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो -12 kx², ये माइनस अंदर जाएगा तो -UB, माइनस माइनस कैंसिल, फिर से पॉइंट बी पे, यानी कि चाहे कंप्रेस करो चाहे एलोंगेट करो, अगर आपने एक्स डिस्प्लेस कर दिया उसके नेचुरल लेंथ से, चाहे कंप्रेशन करने में और चाहे एलोंगेशन करने में, तो उसमें कितनी काइनेटिक सॉरी तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है स्प्रिंग में, 12 kx²। और सुनिए, मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बताया था कि पोजीशन में चेंज हो जाए तो कन्फिग्रेशन में चेंज हो जाए, है ना। देख लो कन्फिग्रेशन में चेंज हो जा रहा है, या तो एलोंगेट हो जा रही है और या तो कंप्रेस हो जा रही है, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ वर्क कैसा है, फिर से -12 kx²। तो एक छोटी सी टेबल थी, छोटी सी कैलकुलेशन थी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब देखो, एक ना बड़ा अच्छा मैं आपको क्वेश्चंस कुछ कराता हूँ यहाँ पर, थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ध्यान से देखिए, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा डिफिकल्ट होगा, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन देखिए। अ वेज ऑफ मास कैपिटल M, ठीक, अ वेज ऑफ मास कैपिटल M fitted with spring, fitted with
स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के, स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट के आपको दिया हुआ है, is kept on a is kept on a smooth horizontal surface, on a smooth horizontal surface, a rod of mass m, a rod of mass m, small m, okay, is kept on the wedge, is kept on the wedge as shown in the figure, as shown in the figure. System is in equilibrium. System is in equilibrium. Assuming that all surfaces are smooth, all surfaces are smooth, the potential energy stored in the spring, the potential energy stored in the spring, stored in the spring. Options are mg square tan square theta by 2k. Option B is m square g tan square theta by 2k. Option C m square g square m square g square tan square theta by 2k. And option D is m square g square tan square theta by k. ध्यान से सुनिए, डायग्राम कैसा दिया हुआ है। डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ये देखिए, सभी सरफेस स्मूथ है, ओके। एक वेज रखा है इस तरीके से, यहाँ पर एक वेज रखा है, ये एंगल आपको थीटा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। और सुनो, इस वेज से यहाँ एक स्प्रिंग बंधी हुई है इस तरीके से, इस रिजिड सरफेस से, ये ऐसे, ठीक। स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट के है और इस वेज का मास है कैपिटल एम। और ध्यान से सुनो, अब देखो जरा, इसके ऊपर एक स्मॉल एम मास की रॉड इस तरीके से आएगी और रॉड को सपोर्ट मिला हुआ है साइड से, यहाँ पे देखिए ये रॉड है। और ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट है इसका और रॉड को साइड से सपोर्ट मिला हुआ है, ये ऐसे। ये रॉड जब आएगी और इस पे लगेगी तो ये ऐसे अंदर दबेगा, खुद सोचो, क्योंकि यहाँ पर कांटेक्ट कैसा है, ये स्मूथ कांटेक्ट है, मतलब कोई भी कहीं पे फ्रिक्शन नहीं, ना यहाँ कहीं नहीं है, ठीक। तो ये ऊपर से आके दबाएगा, ध्यान से सुनिए, ऐसा होता है। ये मशीन्स होती है, मशीन का एक पार्ट आपको दिया हुआ है, ये ऐसे आके दबाएगा तो ये ब्लॉक इधर खिसकेगा, ये इसको जब दबाएगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो आपको ये बताना है कि स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। और ध्यान सुनो, ऊपर से जो रॉड आ रहा है ये वाला, इसका मास है स्मॉल एम। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? कह रहा वेज ऑफ मास कैपिटल एम, ये वेज है कैपिटल एम मास का, फिटेड विद द स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ इसको लगाया गया, ऑफ स्टिफनेस कांस्टेंट के इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसको एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है। और रॉड ऑफ मास स्मॉल एम, इसके ऊपर एक रॉड स्मॉल एम मास की रखी गई है वेज के ऊपर, हाँ, सिस्टम इक्विलिब्रियम में। अब ध्यान से सुनना जरा, सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में, ठीक। ऐसा इन्होंने बोला है भाई, सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में। और जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक, स्टार्टिंग में नहीं इक्विलिब्रियम में हुआ होगा, जब इसने इसको ऐसे दबा दिया होगा तो ये जाके यहाँ पे रुक गया होगा, जितना भाई ये फोर्स लगा सकता है ऐसे,
इसने इसको दबा दिया गया कि ये कंप्रेस हो गई होगी जितना कंप्रेस होना होगा। अब मान लो अपनी कंप्रेस स्थिति में ही है, समझ रहे हो, इसने इसको दबाया और ये ऐसे कंप्रेस हो गया, फिर इसकी फोटो खींच ली गई और आपको दे दी गई। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, और आपको ये बताना है कि बताओ इस कंप्रेस स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। इसमें आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, यही थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है यहाँ पर, बाकी तो आराम से हो जाएगा। ध्यान से चेक करिए, देखिए पहले इसको अच्छी तरीके से देख लो। यहाँ हम एक काम करते हैं, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, वेज को अलग कर लिया। ये एंगल कितना था आपका, थीटा। वेज को अलग कर लिया और इस रॉड को भी अलग कर लिया। यहाँ से सपोर्ट है, इसका मास है स्मॉल एम, इसका कैपिटल एम। लिख देता हूँ मैं, इसका मास कितना है कैपिटल एम, और इसका मास कितना है सॉरी, इसका मास कितना है स्मॉल एम। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना शुरू करिए। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, देखिए क्या जरा, देखिए, और एक स्प्रिंग यहाँ पर है, एक स्प्रिंग यहाँ पर है। अब ध्यान सुनो, जब ये स्प्रिंग को ऐसे दबाएगा, भाई इसने स्प्रिंग को दबा के रखा होगा, तो स्प्रिंग भी इस ब्लॉक के ऊपर एक केक्स फोर्स लगाएगी, मतलब वेज के ऊपर। खुद सोचो, स्प्रिंग ने इसको दबाया हुआ है, ठीक, तो स्प्रिंग इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगी, केक्स, मतलब इसको एक केक्स फोर्स ऐसे मिला हुआ है स्प्रिंग के द्वारा। हम बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन वगैरह की नहीं, ठीक है ना। भाई स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, के इंटू एक्स ही तो होता है, ठीक। तो उसको स्प्रिंग फोर्स एक के एक्स मिला होगा, और इस पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे होंगे, तो एक पॉइंट ले लीजिए और सोचिए, ध्यान से समझो बच्चों। देखो इसका वेट कहाँ लग रहा होगा, ऐसे करके ये नीचे पूरा आपको दिखा दिया, कैपिटल एम इंटू जी वेट लग रहा होगा नीचे, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप इस पे एक नॉर्मल इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक, ये जो नॉर्मल आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना जरा, पहले ये दोनों कांटेक्ट पे थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कांटेक्ट पे थे, मतलब समझो ऊपर वाली रॉड ने अगर इसको ऐसे दबाया होगा, इसको, तो इसको भी तो नॉर्मल मिला होगा ऊपर वाली रॉड को एन, तो इसको भी मिला होगा एन। तो वही चीज मैं आपको दिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा। तो नीचे वाले को एक नॉर्मल मिला कैपिटल एन, ये इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा जरा, ये कैपिटल एन जो कि इस इंक्लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक। तो इसको भी एक नॉर्मल मिला होगा, ये ऐसे, चाहो तो आप इसके सामने कर सकते हो उसको, बस दोनों बॉडी को हमने अलग अलग कर लिया। तो इस पॉइंट पे ये इसने इसको एक्शन दिया होगा, तो इसने इसको रिएक्शन दिया होगा इस तरीके से। इसके बाद ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, थीटा, ठीक। ये सब बातें हमारी हो चुकी हैं पहले भी, क्योंकि पता है ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये पूरा 90, तो वो कितना बचा होगा, थीटा, ठीक। अब ये अगर थीटा है यहाँ पर, सो इस एन के कंपोनेंट हो जाएंगे और इस एम के भी कंपोनेंट हो जाएंगे, नहीं एन के कंपोनेंट चलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब एम के देखो कंपोनेंट होंगे, ध्यान सुनिएगा जरा, इस एम का एक कंपोनेंट इधर आएगा एम के एन के अलॉन्ग, क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, और एक इधर आएगा एम जी साइन थीटा। ध्यान से चेक करिएगा, देखिए ये एम जी इस तरीके से, और एक कंपोनेंट इधर आएगा एम जी, या एम जी का आप मत करो, एक काम करो एम जी का मत करो, उसका रीजन है बता रहे हैं अभी, एम जी का मत करो, नॉर्मल का कर लो, एम जी का मत करो। एम जी का करने से कोई फायदा नहीं, पता है क्यों, ये एम जी ऐसे नीचे, और ध्यान से चेक करो इधर, ये देखिए एम जी अगर नीचे है तो ग्राउंड से इसको एक नॉर्मल मिल रहा होगा, सपोज एन नॉट, ठीक, इस ब्लॉक को, ब्लॉक का मतलब इस वेज को, तो ग्राउंड से जो नॉर्मल एन नॉट मिल रहा होगा मान लीजिए, वो क्या करेगा, इस एम जी को बैलेंस कर लेगा। इसलिए एनजी को इसलिए एमजी के आप कंपोनेंट मत निकालिए, क्योंकि एन नॉट ने किसको बैलेंस किया होगा, एमजी को, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो वही हमें देखना कौन किसको बैलेंस कर रहा है। तो एन नॉट ने एमजी को बैलेंस कर दिया, यानी कि इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, ये गया। अब इस एन के कंपोनेंट निकाल लो, तो ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एन का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, एमजी की तरफ, एन कॉस थीटा, ठीक। और एन कॉस थीटा के परपेंडिकुलर, ध्यान सुनो, एन कॉस थीटा के परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ऐसा आ जाएगा एन साइन थीटा, ठीक। ये हो जाएगा क्या, एन साइन थीटा, ठीक। और इस नॉर्मल का रिएक्शन उसको मिला। अब इस पे और कोई फोर्स तो नहीं लगा है, कोई फ्रिक्शन फोर्स तो नीचे था नहीं, तो ध्यान से करो एमजी ने बैलेंस किया एन नॉट को, ठीक। और उसके बाद अब इस वेज पे हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल वाले तो बैलेंस हो गए एन नॉट बराबर एमजी, ठीक। बल्कि आपको इस तरीके से करना चाहिए, एन नॉट बराबर एमजी प्लस एन कॉस थीटा, एमजी प्लस एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा भी तो नीचे आया है ना, तो एन कॉस थीटा और एमजी का जो एडिशन है उसको किसने बैलेंस किया, एन नॉट ने, तो ये गया, इसके साथ सम करके और उसको कैंसिल कर दिया। अब
और n तो जा चुका क्योंकि n के कंपोनेंट निकाल लिए, n cos थीटा n sin थीटा। अब ये n sin थीटा ने किसको बैलेंस किया होगा? kx को। खुद सोचो भाई, हॉरिजॉन्टल में कौन से फोर्स दिख रहे हैं? n sin थीटा बराबर kx, तो n sin थीटा बराबर kx, यानी कि kx इज इक्वल टू n sin थीटा। ठीक, एक ही इक्वेशन बन गई, और तो यहाँ कोई फोर्स नहीं। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें क्या क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिए बच्चों। देखिए, ये डॉटेड लाइन से हमने दिखाया क्योंकि वेज के साथ लगा था, तो वेज का ये इंक्लाइन हमने यहाँ ले लिया, और ये ग्राउंड वाला पोर्शन है आपका, ये एंगल कितना आपका थीटा है। इसका mg लगेगा कुछ इस तरीके से, इसका mg लगेगा कुछ इस तरीके से। किसका? रॉड का वेट लग रहा है नीचे mg, करेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा जरा, एक काम करिए, क्या, देखो ध्यान से, हम एक काम करते हैं, इस mg का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करते हैं ऐसे करके पीछे, ठीक। अब और एक काम और करते हैं, इस नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे। इससे क्या फायदा है? इससे आपको कुछ अंदाजा लगेगा एंगल्स के बारे में। सुनिए, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा आपका 90 माइनस थीटा, ठीक। और ये पूरा कितना है 90 है, तो ये एंगल कितना बचेगा आपका थीटा। ओके, सो कहने का मतलब है आपका ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा। अब ये थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट से चेक कर लो भाई, एक तो ये वाली लाइन जा रही डॉटेड आपकी, और एक ये वाली जा रही, तो ये थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट से आपको यहाँ थीटा मिलेगा। और जैसे ही थीटा मिलेगा तो n का कंपोनेंट इधर आ जाएगा, n cos थीटा, ये हो जाएगा क्या n cos थीटा। और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इधर आएगा n sin थीटा। बताइए, ठीक, ओके, ये हो गया, करेक्ट। नाउ अब देखो, अगर आप देखोगे तो n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहे हैं? mg को। तो n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। और इस n sin थीटा का क्या हुआ? क्योंकि भाई वर्टिकल वाला तो बैलेंस हो गया n cos थीटा बराबर, ये है ना, n cos थीटा बराबर mg से बैलेंस हो गया इस रॉड के लिए। लेकिन रॉड में हॉरिजॉन्टल फोर्स n sin थीटा लग रहा है, तो ये रॉड इधर क्यों नहीं भाग रही? क्योंकि ये देखो, ये सपोर्ट लगे हुए हैं, सपोर्ट n sin थीटा वाले फोर्स को क्या करता है? अपोज करके रोक लेता है, ठीक। तो n sin थीटा इज अपोज बाय सपोर्ट्स, ठीक। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस बनी है, और आपको क्या निकालना है? जो इधर स्प्रिंग लगी हुई थी, ध्यान से चेक करिए, ये जो स्प्रिंग लगी हुई थी, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? आज ही पढ़ाया है। स्प्रिंग चाहे कंप्रेस हो चाहे एलोंगेटेड हो, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ मिस हो गया के लिखना, इसको करेक्ट कर लो भाई, हाफ के एक्स स्क्वायर, ओके, हाफ के एक्स स्क्वायर। और यहां से ये कितना हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं? अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे देखो भाई, ये इधर कंप्रेस हुआ होगा कितना? एक्स, तभी तो इस स्प्रिंग ने इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया था? के एक्स। तो अगर आपको एक्स की वैल्यू पता चल जाए तो आप हाफ के एक्स स्क्वायर से स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू यहां से पता चलेगी, एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन साइन थीटा, ठीक। सो एक्स इज इक्वल्स टू, अब एन की वैल्यू तुम यहां से निकाल सकते हो, बताओ एन की वैल्यू यहां से निकाल लोगे कितना आएगा? एम जी अपॉन में कॉस थीटा, ठीक। और यहां ले आके रख दो, इस नॉर्मल की जगह तुम क्या रखोगे? एम जी अपॉन कॉस थीटा। सो एम जी अपॉन कॉस थीटा, और इनटू में क्या है? साइन थीटा, ठीक। सो यहां से कितना आ जाएगा? एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है? टेन थीटा। तो कितना आ जाएगा बताओ? एम जी इंटू टेन थीटा, ठीक। अब हमें क्या करना है? हाफ के एक्स स्क्वायर निकालना है, तो वही तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम का स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं, जी का स्क्वायर, और टेन का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और अब क्या करोगे? हाफ के से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? 1/2 के से बोथ साइड क्या करोगे? मल्टीप्लाई, ठीक। सो क्या कर रहे हैं? ध्यान से चेक करिएगा, 1/2 के से इधर मल्टीप्लाई किया, और 1/2 के से इधर। इससे क्या फायदा है? ये पोटेंशियल एनर्जी होगी किसकी? स्प्रिंग की। फॉर्मूला ये होता है ना 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक। क्या आंसर आ रहा है बताओ? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था,
के एम स्क्वायर जी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टू, के एम स्क्वायर जी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू। कॉम्प्लिकेटेड क्या था, बस फ्री बॉडी डायग्राम है। सो के एम स्क्वायर जी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाय टू, क्या ये आंसर है? कहीं पर कुछ मिस्टेक हो रही क्या भाई? ओ हो, अरे एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो के भी तो नीचे जाएगा यार, देख रहे हो भाई? फिर से देखो भाई कैलकुलेशन, यहाँ से एक्स निकालो कितना हो जाएगा, एन साइन थीटा बाय के, है ना, अपॉन में के भी तो आएगा, और x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, x इज इक्वल्स टू यस, 1 सेकेंड, इतना लफड़ा क्यों कर रहे हैं यार, हम लोग यहीं पे लगा देना। ओहो हो, रुक जाओ यार, इतना लफड़ा क्यों कर रहे हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर ही तो निकालना है, देख रहे हो फालतू का दिमाग। एन की जगह आप क्या रखोगे, एम जी अपॉन में कॉस थीटा, और इनटू क्या है, साइन थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के एक्स। लेकिन हाँ, फिर एक और समस्या, हमें के का स्क्वायर भी तो करना है, समस्या ही समस्या है भाई, कोई बात नहीं, आप x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से n साइन थीटा अपॉन में के, अब सही है, अब n की जगह तुम क्या रखोगे बताओ, एम जी कॉस थीटा, तो n की जगह क्या रखा तुमने, एम जी अपॉन में कॉस थीटा, और इंटू ये n की वैल्यू रखी, इंटू में साइन थीटा डिवाइडेड बाय के, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एम जी और साइन अपॉन कॉस टेन, यानी कि एम जी इंटू टेन थीटा, ठीक, एम जी इंटू टेन थीटा अपॉन में के। अब हमने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इधर भी स्क्वायर उधर भी स्क्वायर, ठीक, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे ही कर देता हूँ मैं, ध्यान से चेक करो जरा, देखो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कैलकुलेशन तो कर लोगे भाई, एक्स का स्क्वायर लेफ्ट में स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर, एम स्क्वायर जी स्क्वायर, सो एम स्क्वायर जी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय के का स्क्वायर, ठीक। अब सुनो, 1/2 के से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, कलर चेंज कर रहा हूं, ध्यान से चेक करना, 1/2 के से इधर भी मल्टीप्लाई किया, और 1/2 के से इधर भी, क्योंकि यही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, तो 1/2 के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एक के से एक के कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू इंटू के, टू के, तो यही क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। बस देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, एम स्क्वायर जी स्क्वायर टेन स्क्वायर अपॉन टू के, एम स्क्वायर जी स्क्वायर टेन स्क्वायर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक, ओके। तो ये हो गया आपका, अब ध्यान से सुनिए जरा, देखिए ये आपका पेज नंबर 1 है। अब एक नई चीज़ बताने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, सर में दर्द हो गया होगा, अब आपको इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अब कुछ नया स्टार्ट होगा, ओके। ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, और ये पेज नंबर, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, फोर्थ फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी, टॉपिक का नाम क्या है, ध्यान सुनिएगा, ये स्कूल में तो नहीं आएगा, वैसे बुक्स में आपको मिल जाएगा, स्कूल में नहीं आएगा, ये कंपटीशन के लिए, ठीक है ना, लेकिन बुक्स में दिया रहता है। अब ये बहुत लेंदी टॉपिक है, और इससे मैं आपको दिखा दूंगा, बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, ध्यान से चेक करिए, टॉपिक क्या है आपका, फोर्स फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना कॉम्पिटिशन्स के लिए, इस चैप्टर में ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान सवाल होते हैं उसके, ध्यान से सुनिए, डायरेक्ट सवाल आएगा जैसा मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए फोर्थ फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या बात हो गई, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, अगर पोटेंशियल एनर्जी दी हो तो आप फोर्स निकाल सकते हो, ये क्या बात हो गई, आइए दिखाते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको 2-3 बातें यहाँ पर याद रखनी है, क्या, अच्छा एक चीज़ और आप अपनी कॉपी में नोट करो, एक चीज़ और नोट करो, जहाँ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस लिखा था, वहीं पे एक चीज़ और नोट कर लीजिए, या मैं आपको अलग से लिखा दूँ, इस टॉपिक को करने से पहले 2 बातें और नोट कर लीजिए, आप अपनी कॉपी में नोट करिए, क्या, समरी, मतलब जो पीछे पढ़ा था अभी, उसकी एज अ समरी आप नोट करिएगा, वर्क डन बाय
कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर हो, ठीक, तब क्या करना है आपको, मैंने बताया था माइनस ऑफ डेल्टा यू, यानी कि नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक। और अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो, ठीक, तब आपको यहां माइनस नहीं लगाना, आपको ओनली डेल्टा यू लेना है, बस ध्यान रखिएगा, ओनली डेल्टा यू लेना है, यानी कि यू एफ माइनस यू आई। इस बात को नोट कर लो भाई, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ डेल्टा यू एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डेल्टा यू, ये चीज आप लर्न कर लो, ठीक। इसकी डिटेल्ड कहाँ आएगी और इसकी कंडीशन होती है नीचे, ध्यान से सुनिए। अभी इस पे आपको एक सवाल भी दिखाएंगे, ठीक है ना, अभी इस पे सवाल भी एक आपको दिखाएंगे, यहाँ नोट कर लेना, व्हेन मूव्ड स्लोली, व्हेन मूव्ड स्लोली, इसकी डिटेल कहाँ आएगी। अब ये व्हेन मूव स्लोली वगैरह का क्या मतलब होता है मैं आपको समझाऊंगा, रुक जाओ। इसकी डिटेल आएगी कहाँ, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, डिटेल्ड इन ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, ठीक। अभी के लिए दो बातें याद कर लीजिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा यू एंड एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन जब किया हो तो सिस्टम को बहुत स्लोली जब मूव किया हो तब ये वाला फॉर्मूला लगता है, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक। ओके, चलो थोड़ा सा बता ही देता हूँ। देखो, अगर आप स्लोली स्लोली किसी सिस्टम को मूव कराओगे, है ना, तब जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, बात समझो जरा। अगर आप उसको झटके से मूव करा रहे हो तो उसके पास कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी भी होगी, मतलब तब ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी वाला भी टर्म आ जाएगा। अभी हमने यहाँ काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म नहीं रखा हुआ है, इसका मतलब बहुत धीरे धीरे, अब कोई मान लीजिए कोई किसी एक्सटर्नल फोर्स ने क्या किया है, किसी एक्सटर्नल फोर्स ने मान लीजिए स्प्रिंग को एलोंगेट किया है या कंप्रेस किया है बहुत धीरे धीरे इनफाइनाइट स्टेप्स में, तब ये फॉर्मूला आप लगाओगे, क्योंकि झटके से आप खींचोगे, ठीक है ना। झटके वाले क्वेश्चन आपने पीछे देखे हुए हैं, जब आप झटके से उस स्प्रिंग को ऐसा छोड़ देते थे नीचे तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते थे, याद है, ठीक, क्योंकि वहां काइनेटिक एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता था। यहाँ आप धीरे 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 लेके आओगे, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर ओनली हम बात करेंगे किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा, ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। इसके ऊपर अभी क्वेश्चन थोड़ी देर में कराया जाएगा, आज या कल में। पहले एक टॉपिक देखते हैं, रुक जाओ। टॉपिक क्या आपका, फोर्स फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए अभी अभी हमने पढ़ा था क्या, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, सही है, यही पढ़ा था हमने, ठीक। नाउ अगर हम स्मॉल वर्क डन सोचें, क्या, अगर हम इसको डी डब्ल्यू सोचें, स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ध्यान से सुनिएगा भाई, अगर हम स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स सोचें तो ये पोटेंशियल एनर्जी बहुत स्मॉल हो जाएगी, और जो बहुत स्मॉल होता है उसको हम कैसे दिखाते हैं, डेल्टा की जगह हम डी लगा देंगे, माइनस डी यू, माइनस डी यू। यहां पर डी यू किसको दिखा रहा है, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डी यू किसको दिखा रहा है, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। भाई ये टोटल वर्क का कैलकुलेशन था माइनस ऑफ डेल्टा यू, है ना, टोटल वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अगर इस वर्क को आप स्मॉल वर्क कर दोगे तो ये डेल्टा डी में चेंज हो जाएगा। अब ध्यान से जरा चेक करिएगा, स्मॉल डी डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, एफ डॉट डी आर या एफ डी आर के इक्वल होता है। अब यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूजन वाला ज़्यादा सिलसिला नहीं है, आप टेंशन मत लो, आप ये बस समझ लो क्या कि
हमने एफ डी आर इसलिए रखा है, एक्चुअल में पता है असलियत क्या है? असलियत तो भाई कुछ और ही है, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ना, वो हायर फिजिक्स में आप पढ़ोगे जो असलियत है, थोड़ा समझिएगा। जो भी कंक्लूजन दूंगा ना वो आपको करना है। एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से समझिए, एक्चुअल में ये डॉट प्रोडक्ट ही लिया जाता है यहाँ पर, ठीक है, मतलब समझो। चलो असलियत समझ लो आप, फिर मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे लिखना है। देखो ये हो जाएगा आपका स्मॉल डी डब्ल्यू, किसके इक्वल हो जा रहा है, ध्यान से चेक करिएगा, एफ डॉट डी आर के इक्वल, एफ डॉट डी आर के इक्वल, ठीक। यहाँ पर डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये डी आर वैक्टर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब डी एक्स आई कैप प्लस, अरे डी आर बोल दो, डी एस बोल दो, जो बोलना है बोल दो भाई, डी आर आई कैप प्लस डी जेड के कैप प्लस डी एक्स का है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, डी वाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन वाई, और डी जेड क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन जेड, ठीक। तो एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बता दूं, थोड़ा समझिएगा जरा, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, पहले आप वही समझ लो एक्चुअल में क्या होता है। यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर का, फोर्स हमने लिया और इसका डॉट प्रोडक्ट लगाया किसके साथ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्प्लेसमेंट ये रहा आपका, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर को हमने ऐसे दिखाया, इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस डी यू। अब सुनो, जब यहाँ डॉट प्रोडक्ट लगा रहता है ना, इस डी आर को आप वहां नीचे भेजते हो, ये एक्चुअल में मल्टीप्लीकेशन वाला नहीं है, बात समझना, ये मल्टीप्लीकेशन वाला नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट वाला डॉट है। तो जब आप इस डी आर को उधर भेजोगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाता है, ये आपको बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या हो जाता है, ये दिखने में तो डी यू बाय डी आर है, जरा समझिएगा, ये दिखने में तो डी यू बाय डी आर है, लेकिन ये है कि एक्चुअल में ऐसे लिखा जाता है, माइनस डेल यू बाय डेल आर, माइनस डेल यू बाय डेल आर। अब यही आपको सीखना है क्या होता है, थोड़ा भाई देखो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान होता है। मैं कैलकुलेशन, टेंशन मत लेना, सुनो कैलकुलेशन कैसे होती है ना मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। आपको इसकी मैथमेटिक्स में नहीं घुसना है, आपको इसकी कैलकुलेशन सीखना है, सवाल सीधे आएगा, ध्यान सुनिए, क्योंकि इसकी जो मैथमेटिक्स है भैया वो तो हायर क्लासेस में है ना, वो तो बीटेक फर्स्ट ईयर में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, मैथ्स में, मैथ्स के सेक्शन में भी दिख जाएगी, फिजिक्स के सेक्शन में भी दिख जाएगी, ठीक है। अभी बस मैंने आपको असलियत बताई, तो ये असलियत को क्या आप साइड कर दोगे थोड़ी देर के लिए, कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, इस असलियत को कहीं साइड कर दोगे। असलियत क्या है कि इस डी डब्ल्यू की जगह क्या लिखा तुमने, वेक्टर एफ डॉट डी आर, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट वाला डी आर जब उधर भेजोगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में चेंज हो जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ही हमको सीखना है। तो अब हम असलियत ना करके नकलियत कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई डेरिवेशन और डेरिवेशन नहीं पूछ रहा है, हम सिंपल लिख रहे हैं। क्या हमने सिंपल एक क्लास 11th के स्टूडेंट के तौर पे आपको बताया, ज्यादा टेंशन नहीं, देखो हमने सिंपल अब आपको बताया, क्या जैसे क्लास 11th का बच्चा सीखेगा, क्या स्मॉल वर्क डन कितना होगा बताओ भाई, फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, ये बात तो समझ में आती है ना। हमने डॉट प्रोडक्ट वाला आपको दिखाया ही नहीं, सिंपल, तो डी डब्ल्यू की जगह हमने क्या रखा, एफ डी आर इज इक्वल्स टू माइनस डी यू, ठीक। फिर इस डी आर को हमने बोल दिया थोड़ी देर के लिए, चलो ये मल्टीप्लीकेशन में उधर डिवाइड, लेकिन असलियत वो है डॉट प्रोडक्ट में था तब गया उधर, ठीक। तो एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी आर, ये हमने समझाया ताकि क्लास 11 का बच्चा समझ जाए। अब जब वो समझ गया तो हमने उसको धीरे से बोल दिया कि ये जो एफ है इसको कैसे लिखा जाता है, माइनस डेल यू बाय डी आर, बस अब हमने ये बात उसको बोल दी, और हमने बोला याद कर लो, हमने बोला ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं है, डी यू बाय डी आर ये वो वाला डिफरेंशिएशन नहीं है, ये कौन सा डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ, किसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है अभी सिखा देंगे, बहुत बड़ी बात नहीं, टेंशन मतलब, वही तो सीखना है। ध्यान सुनो, पार्शियल डिफरेंशिएशन किसका, यू का, यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू क्या है, विद रिस्पेक्ट टू आर, आर का मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, अब आइए इस पे चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। टिल नाउ अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है बताओ, टिल नाउ पुरानी क्लासेस में आपने पढ़ा था कि x इज इक्वल्स टू कुछ ना कुछ अगर दिया है, x इज द फंक्शन ऑफ टाइम, याद है x इज द फंक्शन ऑफ टाइम अगर दिया होता था, x आपका क्या है, पोजीशन को बता रहा है, या चलो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है तो ये वेक्टर है। तो जब आप वेलोसिटी निकालते थे तो कैसे निकालते थे, x का डेरिवेटिव करके। अब ध्यान से सुनो,
यहाँ पे देखो ये वेक्टर होता था आपका एक्स, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर होता था। तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर टाइम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में किया तो वेलोसिटी भी वेक्टर होता था। ठीक, उसके बाद आपने क्या किया था, एक्सेलरेशन कैसे निकाला था बताइए, इस वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया था डीवी बाई डी टी। मतलब ध्यान से सुनना जरा, ये भी आपका वेक्टर था और ये एक्सेलरेशन भी क्या था आपका वेक्टर था। मतलब आज तक आपने जितना पढ़ा, ध्यान से सुनो, आज तक आपने जितना पढ़ा तो राइट हैंड साइड आप जिसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो किसका, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जिसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो किसका, डिस्प्लेसमेंट का, वो भी वेक्टर था, जो आंसर आ रहा है वो भी वेक्टर है। यहाँ पे वेलोसिटी भी वेक्टर है, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके वेक्टर आ रहा है। लेकिन अभी पहली बार ऐसा हुआ है, ध्यान से सुनिए, आज पहली बार ऐसा हुआ है, ये देख रहे हो भाई क्या लिखा मैंने, F इज इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाय डेल आर। अगर कोई इसको ऐसा पढ़ लेगा तो गलत हो जाएगा, माइनस डी यू बाय डी आर नहीं है ना, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ध्यान से सुनो, ये स्केलर है भाई, यू का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, इतना तो सबको पता होगा ना, एनर्जी कोई भी हो स्केलर होती है, तो यू क्या आपका स्केलर है। तो भाई वह बताओ अगर ये नॉर्मल वाली डिफरेंशिएशन होती तो ये स्केलर है तो ये भी स्केलर होना चाहिए था। ठीक, लेकिन ये नॉर्मल वाली डिफरेंशिएशन नहीं है, इसलिए हमने इस डी के सिंबल को डेल बनाया है। यहाँ पर डेल किसका सिंबल होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का। अब यही बात आपको कह रहा हूं, पहली बार आपने ऐसा देखा है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कि आप डेरिवेटिव किसका कर रहे हो, स्केलर का। यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्केलर है, और आंसर क्या मिल रहा है, वेक्टर। तो ऐसा कहां होता है, ऐसी कौन सी इक्वेशंस में होता है, तो ध्यान से सुनिए, ऐसा होता है बच्चों कहां पर, ऐसा होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में। पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, हम किसी स्केलर क्वांटिटी का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो हमको वेक्टर मिलता है। ये बात आप हायर मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, आपके सिलेबस में कहीं पर भी नहीं है, बस अभी सीखना है। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है बस वो सीख लो, वो बता देता हूं मैं आपको। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, देखिए नए पेज पे चलते हैं। वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाय डेल आर। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक, ये यू क्या है, यहां पर यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि क्या है आपका स्केलर है, और इसका डिफरेंशिएशन आर डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में किया गया है, और फोर्स क्या है आपका वेक्टर है। ऐसा तब होता है जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, सो हेयर डेल यू बाय डेल आर, इसके दो नाम है, या तो आप इसको क्या बोल दोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, या तो आप इसको बोल दोगे ग्रेडियंट। दिस इज कॉल्ड partial differentiation और डेल आर कह रहा हूँ सॉरी, या इसका दूसरा नाम क्या है, ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं इसको। ठीक, अब यही चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आएगा आपका क्लास 12th में, जहां पर आप क्या पढ़ोगे, थोड़ा सा आपको याद दिला दूं। ठीक, वहां पर आप कुछ ऐसा पढ़ोगे क्लास 12th में, देखो अभी आपने फोर्स बराबर माइनस डेल यू बाय डेल आर पढ़ा है, तो वहां क्लास 12th में आप ऐसा पढ़ोगे क्या, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में बच्चों पढ़ोगे क्या, कुछ ऐसा, है ना। ई इज इक्वल्स टू, ये वेक्टर होगा माइनस डेल वी बाय डेल आर, ठीक, ऐसा कुछ। तो बहरहाल ये सब बातें आप छोड़ो, जब आएगा तो आएगा, बात की बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखो, अभी हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं कि इसको हम हैंडल कैसे करेंगे। लिखना चाहो तो नोट भी कर सकते हो आप। क्लास 11th में वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाय डेल आर, और क्लास 12th में क्या पढ़ोगे आप, यहाँ पर एफ फोर्स की जगह एक वेक्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ होगा माइनस डेल वी बाय डेल आर। करेक्ट, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी क्या है पोटेंशियल, और आर क्या है कोई डिस्टेंस होगा, देख लेंगे उसको। तो यही चीज जो आज आपको पढ़ाई जा रही क्लास 11th में, यही चीज सेम पढ़ोगे आप 12th में, तो आपको आसानी होगी इस टॉपिक को याद करके, और फिर आपको ये वाली चीज बिल्कुल परेशान वहां नहीं करेगी। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, है इसमें कुछ भी नहीं, अभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, परेशान मत हो। तब हम वापस लौट के अपने टॉपिक पे आते हैं बच्चों। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ध्यान से चेक करिए, आपका जो फोर्स है, फोर्स वेक्टर को आप कैसे लिखोगे बताओ। भाई फोर्स के तीन कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट एफ एक्स आई कैप,
भाई फोर्स कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एफ वाई जे कैप और प्लस एफ जेड के कैप, करेक्ट। ओके नाउ अब ध्यान दें बच्चों, देखिए फोर्स कैसे निकाला जाता है। अभी देखो हेडिंग आपको लगाई थी यहाँ पर, क्या ध्यान से चेक करिए, देखिए हेडिंग क्या लगाई थी, फोर्स फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी से आपको फोर्स निकालना है। मतलब फोर्स आप कब निकाल पाओगे, जब आपको एफ एक्स पता हो, एफ वाई पता हो और एफ जेड पता हो। तो ध्यान सुनो, एफ एक्स कैसे निकाला जाता है भाई, एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड पता चल जाएगा, इसमें रख दोगे तो फोर्स आ जाएगा आपका वेक्टर फॉर्म में, ठीक। तो एफ एक्स कैसे निकालते हैं बच्चों, एफ एक्स निकालते हैं माइनस डेल यू बाय डेल एक्स से, कीपिंग द, अब सुनो ध्यान से, मतलब एक बार जो पोटेंशियल एनर्जी दी होगी, यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, भैया देखो ज्यादा परेशान मत हो, एक बार पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, और जब एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे आप किसका डिफरेंशिएशन, पोटेंशियल एनर्जी का, तो उस टाइम वाई और जेड को कांस्टेंट मानना है। उस टाइम क्या करना है, वाई एंड जेड को क्या मानना है आपको, कांस्टेंट मानना है। और जब आप एफ वाई निकालोगे तो कैसे निकालोगे, जो भी पोटेंशियल एनर्जी दिया रहेगा उसका हमको डेरिवेटिव करना और आगे माइनस लगा देना, माइनस डेल यू बाय डेल वाई, मतलब आप पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, और इस टाइम जो बच गया, क्या बच गया, एक्स और जेड, एक्स और जेड को कांस्टेंट मानेंगे, एक्स एंड जेड आर कांस्टेंट। अभी मैं क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक। एंड इसी तरीके से एफ जेड कैसे निकालोगे, माइनस डेल यू बाय डेल जेड, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में करोगे, इस बार जेड को छोड़ के कौन कौन बन गया, बच गया एक्स और वाई, तो एक्स और वाई को कांस्टेंट मानना है। अब मोटी मोटी बात सुनो फिर से, वेक्टर एफ बराबर माइनस डेल यू बाय डेल आर का पूरा मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको वेक्टर एफ बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एफ एक्स निकालना है, एफ वाई निकालना है, एफ जेड निकालना है। एफ एक्स कैसे निकाला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करके, और उस टाइम वाई और जेड दिख जाए तो उसको कांस्टेंट मान लेना बस। एफ वाई कैसे निकाला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी यू का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे और एक्स और जेड दिख जाए तो उस टाइम कांस्टेंट मान लेना। और एफ जेड कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में करते हैं और एक्स और वाई दिख जाए तो उसको कांस्टेंट मान लेना। अब मैं आपको सवाल कराता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, अभी क्लियर हो जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। हाउ टू फाइंड फोर्स फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी, हाउ टू फाइंड फोर्स फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी, इसका एग्जांपल नंबर 1, इसका आंसर है वेक्टर एफ इज गिवन बाय माइनस डेल यू बाय डेल आर करके, ठीक। प्रोसेस अभी बता दिया है, एग्जांपल देखो, देखो इफ u इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 3x², u का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। अब आप देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन किसके टर्म्स में दी हुई बताइए, x के टर्म्स में, यस और नो, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी की इंफॉर्मेशन दी x के टर्म्स में, फाइंड फोर्स एट, फाइंड फोर्स एट x इज इक्वल्स टू 1। अब बताओ फोर्स कैसे निकाला जाता है, बताओ, वेक्टर f बराबर एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जेड कैप, सॉरी आई जे, जे जेड नहीं जे, एफ वाई जे कैप और प्लस एफ जेड के कैप। हाँ भाई एफ एक्स कैसे निकालना सिखाया था बताओ, माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स, इसका मतलब क्या होता था, बस एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे और वाई और जेड को इस टाइम क्या रखोगे, कांस्टेंट। लेकिन ध्यान चेक करो, यू की इक्वेशन में तो आपको एक्स ही दिख रहा है बस, वाई जेड तो दिख ही नहीं रहा है, ये तो आपकी किस्मत और अच्छी, वाई जेड दिख ही नहीं रहा है, लफड़ा ही नहीं है कोई, अगर दिखता तो उसको कांस्टेंट मान लेते, अभी आगे सवाल आएंगे, परेशान ना हो, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, इसको देखो ये वाला माइनस तो ऐसे ही लगा रहेगा, ठीक, और डेल बाय डेल एक्स ऑफ यू का डेरिवेटिव, यू की जगह 3x² रखोगे। अब बताओ इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते हो, अरे सीधे कर दो यार, इतना लफड़ा क्या करने की जरूरत है, मैं लिख के दिखा दे रहा हूं, जिसको सीधे करना हो सीधे कर दो, माइनस डेल बाय डेल आर ऑफ यू की जगह क्या करोगे 3x², लो
माइनस ऐसे ही रहेगा। अब बताओ इसका डेरिवेटिव नहीं कर लोगे, एक्स स्क्वायर का 2 आ गया, 2 3 जा 6 और एक्स की पावर में से 1 माइनस करेंगे, सीधे सीधे कर लो ना भैया। इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बताओ, 2 आ गया, 2 3 जा 6, 6x और माइनस तो लगा ही हुआ है तो माइनस 6x। अब ये क्या आ गया आपका, एफ एक्स आ गया। अब ध्यान सुनो, अब मैंने बोला आपसे एफ वाई निकालो, तो एफ वाई कैसे निकालोगे, माइनस डेल यू बाय बोलो डेल वाई। इस बार हमें एक्स और जेड को कांस्टेंट मानना है भाई, यू का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स और जेड को क्या मानना है, कांस्टेंट। अब ये चीजें बार बार लिखी नहीं जाती हैं। अब बताओ इसका डेरिवेटिव करो और एक्स को कांस्टेंट मानना है सुन लो भैया, सुन लो ध्यान से, इसका डेरिवेटिव करना है पोटेंशियल एनर्जी का और एक्स और जेड को कांस्टेंट मानना है। मतलब ये जो एक्स है ये भी कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो 3x स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट बन जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। समझ में आया क्या चल रहा है बताओ भाई। इस बार आपको u का डेरिवेटिव निकालना y के रिस्पेक्ट में, तो भैया y वाला तो कोई टर्म ही नहीं है इसमें, y को छोड़ के जो x और z बन जाएगा वो कांस्टेंट है, तो x कांस्टेंट है, वो z है नहीं इसमें, x कांस्टेंट है तो x का स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो 3 x स्क्वायर ही पूरा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 ही तो हो जाएगा। तो एफ वाई 0 आ गया। अभी 2 4 एग्जाम्पल से समझ में आएगा, परेशान ना हो, ठीक। इसके बाद अब एफ जेड निकालना है, तो क्या करोगे, माइनस डेल यू बाय डेल जेड, और इस टाइम क्या करोगे, एक्स और वाई को क्या मानोगे, कांस्टेंट। ये भी कितना आ जाएगा, 0। कैसे, इसका डेरिवेटिव जब आप z के रिस्पेक्ट में करोगे तो उस टाइम आपको x और y को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो ये देखो फिर से x कांस्टेंट तो 3x स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो इसका हो जाएगा 0। बस अब फाइनल आंसर कर दें, येलो कलर से आंसर, वेक्टर f इज इक्वल्स टू एफ एक्स कितना है। अच्छा एक काम और कर लो, उसने कहाँ पूछा था, एड एक्स, चलो ठीक है निकाल लेते हैं पहले, ठीक। एफ एक्स की जगह क्या रखोगे बताओ, माइनस 6x आई कैप प्लस एफ वाई कितना है 0, तो 0 जे कैप और प्लस एफ जेड कितना है 0, 0 के कैप। लो तो फोर्स कितना आ गया आपके पास, सिंपली माइनस 6x आई कैप, लेकिन उसने कहाँ पूछा था, एड एक्स इज इक्वल टू 1, तो इसमें x की जगह 1 रख दो, तो 6 इंटू एक्स की जगह 1 आई कैप, तो फोर्स कितना आ गया, माइनस 6 आई कैप। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी की कोई इक्वेशन दी होगी और उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, फोर्स, जो कि वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। कर लीजिए इसको, फाइनल आंसर मैं यहां लिख दे रहा हूं, फोर्स क्या बना तुम्हारा, माइनस 6 आई कैप ठीक, अभी 2 3 एग्जाम्पल और करते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि नाउ, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, इस बार बच्चों पोटेंशियल एनर्जी आपको कितना दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, अभी बस x वाले ले रहे हैं, फिर धीरे से y को भी लेके आएंगे, z को भी लेके आएंगे इसमें, ठीक। यानी कि अभी बस पोटेंशियल एनर्जी x डायरेक्शन में चेंज हो रही है बस। फाइंड फोर्स एट, फाइंड फोर्स एट 1,2, मतलब x की वैल्यू 1 रखनी है और जहां जहां y आ रहा है 2 रखना है, ठीक। सवाल जब आप डेरिवेटिव निकाल के पूरा फोर्स तैयार करोगे, उसमें जहां जहां x आ रहा है 1 रखना है, जहां जहां y आ रहा है 2 रखना है। y तो आने से रहा, इसमें है ही नहीं, तो y आएगा कहाँ से, ठीक। बट फिर भी अब सवाल कैसे हैंडल करोगे, सॉल्यूशन बहुत आसान है। पहला स्टेप क्या है बताओ, फोर्स का इक्वेशन कैसे बनाओगे बताओ, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। एफ एक्स कैसे निकालना सिखाया बताओ, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स से, और इस टाइम y और z को क्या मानना है, कांस्टेंट। अब देखो ये सब बातें मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, है ना, ऐसे लिखा नहीं जाता है बार बार। ये जो आपने डेल का साइन बना दिया ना पार्शियल डिफरेंशिएशन का, इसका मतलब ये होता है x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो x को वेरिएबल मानते हुए y और z को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। नाउ ये माइनस तो चलो ऐसे ही रहेगा। अब बताओ इसका डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में, तो 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 6x प्लस, अब बाहर माइनस रखना भैया, ये पूरा माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स है, तो माइनस ऑफ इसका डेरिवेटिव करो, 3x स्क्वायर का 6x, 2x का 2 और 5 का हो जाएगा 0, ठीक। ये हो गया। और सुनो चलो एक काम कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन में हमने बाद में x की वैल्यू रखी थी, हम यहीं पे रख लेते हैं, तो एफ कितना आ जाएगा, x कितना रखना है 1, सो माइनस 6 इंटू एक्स की जगह 1
और +2, तो इसका x कॉम्पोनेंट कितना आ गया, 6 × 6 + 2 8, सो -8। ठीक, इसके बाद Fy कैसे निकालोगे, -∂u/∂y। ठीक, अब ध्यान दो माइनस ऐसे ही रहेगा, और ∂u/∂y मतलब y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करो, तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो उस टाइम x को कांस्टेंट मानोगे, तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 0। 2 x भी कांस्टेंट, इसका भी डेरिवेटिव, और 5 तो है ही कांस्टेंट, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1 × 0 0। ठीक, और fz निकालो, कितना आ जाएगा, -∂u/∂z। ओके, नाउ माइनस, अब कहीं कहीं आपको du/dz भी दिखाई पड़ जाए तो परेशान मत होना, मतलब वो कहना चाहते हैं कि z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो, x और y को कांस्टेंट मान लो। ठीक, तो अगर x और y को फिर से कांस्टेंट मानना है तो x वाले टर्म दोनों कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो फिर से आ जाएगा अंदर 0 + 0 + 0, यानी कि आ गया 0। तो यहां से आपके पास फोर्स का इक्वेशन क्या बनेगा बताओ, Fx की वैल्यू कितनी आ गई, -8 और i कैप प्लस Fy कितना हो गया 0, j कैप प्लस Fz कितना हो गया 0 k कैप। तो फाइनल कितना आ गया, यहाँ पे हम आंसर कर देते हैं, वेक्टर F कितना आ गया फाइनली, -8 i कैप। इसको आप कर लीजिए। अब देखो इसमें y कहीं आ नहीं रहा था, कहीं रखा नहीं। ठीक, इसको कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। इस बार u आपको दिया है, मान लीजिए 2x² और प्लस, चलो इस बार y का भी टर्म ले लेते हैं, 3y³ फाइंड फोर्स वेक्टर F, है ना, वेक्टर F का मतलब फोर्स एट 1,1 1,1, मतलब x कितना लेना है 1 और y कितना लेना है 1, करेक्ट। सुनो अब कितना हो जाएगा, कैसे होगा सवाल, इसमें x और y के टर्म दिख रहे हैं, तो बस वेक्टर F = Fx i कैप प्लस Fy k कैप, मतलब थोड़ा सा इसका फिजिकल मीनिंग भी समझ लो। ठीक, मतलब x के अलोंग फोर्स लग रहा होगा, तो x के अलोंग वर्क हो रहा होगा, तो x के रीजन में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही होगी। y के अलोंग फोर्स लग रहा है, चेक कर लो, क्योंकि y भी है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया इस बार। ठीक, तो y रीजन में भी वर्क डन हो रहा होगा, y रीजन में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही होगी, लेकिन z का टर्म नहीं है, तो z रीजन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, z रीजन में कोई एनर्जी स्टोर नहीं हो रही होगी। ठीक, नाउ चलिए तो क्या करेंगे यहाँ से, यस Fx निकाल लो, कैसे निकालोगे, -∂u/∂x से, ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, और x के, अब ध्यान से सुनिएगा जरा, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो x के छोड़ के जो भी आ जाएगा y z उसको कांस्टेंट मानेंगे, तो इसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा, ये 2 आ गया, 2⁴x हो जाएगा इसका, और क्योंकि y को कांस्टेंट मानना है तो y³ भी कांस्टेंट, 3y³ भी कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ से -4x, और x की जगह कितना रखना है 1, तो 4 × 1, तो आंसर आ गया -4। ठीक, फिर Fy निकाल लीजिए, -∂u/∂y, सो माइनस, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो x और z को कांस्टेंट मानना है, यानी कि ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और इसका कितना होगा 3 आएगा, 3 × 3 = 9, और y का स्क्वायर, सही है। ओके, नाउ तो -9 y का स्क्वायर = -9, और इंटू y की जगह कितना रखोगे 1, सो 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा -9। ठीक, नाउ अब Fz वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि जब z के रिस्पेक्ट में करोगे तो x वाला टर्म भी कांस्टेंट, ये भी, तो 0 + 0 बाहर, -0 + 0 0, तो इसलिए मैंने यहाँ Fz k कैप, Fy j कैप होना चाहिए। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ Fz k कैप नहीं लिखा था, क्योंकि Fz कितना आना चाहिए था 0। अब फाइनली आप फोर्स बना लीजिए, तो फोर्स का इक्वेशन क्या बनेगा बताओ, Fx i कैप, Fx कितना है -4 i कैप, और प्लस Fy की वैल्यू भी कैसी आ रही है आपकी नेगेटिव, सो -9
जे कैप। तो ये फोर्स देखो वेक्टर फॉर्म में मिल गया। ठीक, फोर्स कैसा मिल गया आपको? वेक्टर फॉर्म में मिल गया। ठीक, अब चलो एक और लेते हैं जिसमें हम z भी ले लेंगे। ठीक, एक और लेते हैं जिसमें हम z भी ले लेंगे। सो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लेते हैं जिसमें हम z भी ले लेंगे। तो एग्जांपल देखिए, इस बार आपको पोटेंशियल एनर्जी u का मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया हुआ है कितना, 2x³ प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, फाइंड द फोर्स एट वेक्टर f एट 1, कोऑर्डिनेट हम आसान ले रहे हैं जिससे कि तुरंत का तुरंत सॉल्व हो जाए। ठीक, एग्जाम में जो दिया रहेगा आप रखोगे। अभी हमने एक्स वाई जेड को 1 1 1 ले लिया है ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान से हो जाए। ठीक, नाउ तो अब इसका सॉल्यूशन देखो कैसे बनाओगे। इस बार वेक्टर f इज इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, है ना। तो वेक्टर f निकालने के लिए आपको एफ एक्स पता होना चाहिए, सही है ना। सो हाँ भाई, एफ एक्स कैसे पता करेंगे, ध्यान से चेक करिए। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ भाई क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। अब ध्यान देना माइनस, अब देखो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, y और z को कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव होगा बस 3 आएगा आगे, 3 2 जा ब्रैकेट में करना है ना ये, क्योंकि बाहर माइनस लगा है, डेल यू बाय डेल एक्स के बाहर है, यानी कि डेरिवेटिव वाली चीजें अंदर रखेंगे ब्रैकेट में। तो ये 3 2 जा 6 और x का स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट तो उसका डेरिवेटिव 0 और जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट उसका डेरिवेटिव 0, आ जाएगा कितना, -6x² और x की जगह कितना रखोगे 1, तो आ जाएगा -6 इंटू 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा -6। ठीक, नाउ एफ वाई कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा, माइनस डेल यू बाय डेल वाई। इस बार y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो x और z को कांस्टेंट, तो ध्यान देना जरा, ये हो जाएगा 0, माइनस बाहर 0, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y y के रेस्पेक्ट में, भाई वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 2y और z स्क्वायर का कितना हो जाएगा 0, तो आंसर कितना हो जाएगा -2y, और यहाँ से -2 इंटू वाई का वैल्यू 1, सो आंसर कितना हो जाता है -2। ठीक, नाउ अब एफ जेड कैसे निकालोगे, माइनस डेल यू बाय डेल जेड से, और इस टाइम एक्स और वाई को कांस्टेंट, तो इसका 0 हो जाएगा और इसका 0, सॉरी 2x³ का 0, इसका 0, इसका डेरिवेटिव 2z बचेगा बस अंदर, तो -0 प्लस 0 प्लस 2z, तो आएगा -2z इज इक्वल्स टू -2 इंटू जेड का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू 1, सो -2। ठीक, नो तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना, अब फाइनल मैं आंसर कर रहा हूँ येलो कलर से, तो वेक्टर एफ कितना बनेगा, एफ एक्स आई कैप, एफ एक्स कितना है चेक कर लो, -6, तो -6 आई कैप, और एफ आई कितना आपका -2, तो -2 जे कैप, एंड एफ जेड कितना आपका -2 के कैप, आई जे के। सो दिस इज योर वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स। ओके, देख लीजिए इसको। अब एक दे रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। अब एक दे रहा हूँ जिसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा लगेगा लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। सबसे डिफिकल्ट जो क्वेश्चन आ सकता है वो ऐसा आ सकता है, मतलब अब x और y के टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में दे सकता है आपको, जैसे कि u इज इक्वल्स टू 3x² y³ z और प्लस 2x y² z² और प्लस x² z का क्यूब। बस जो रूल बताया गया है, ठीक है ना, वो रूल आपको यहाँ फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो ध्यान से चेक करिए, कुछ नहीं करना है आपको। इसने बोला आपसे सवाल, फाइंड द फोर्स एट 1,1,1। ओके, फाइंड वेक्टर एफ एट, या अगर उसने फोर्स भी बोल दिया तो वेक्टर फॉर्म में ही आएगा। ठीक, एट 1,1,1, यानी कि एक्स वाई जेड कितना लेना है 1 1 1। अब इसमें मत ले लेना, पहले डेरिवेटिव निकालोगे। ओके, नाउ सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस
एफ जेड के कैप। ओके, नाउ एफ एक्स कैसे निकलेगा? सो एफ एक्स इज गिवन बाय माइनस ऑफ सॉरी डेल यू बाय डेल एक्स। सो माइनस, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए जरा, इसमें जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालोगे, बाकी सबको कांस्टेंट मान लो, तो ध्यान सुनना जरा भाई, 3x² का कितना कर लोगे? अब देखो कुछ लोग परेशान हो जाएंगे भाई, देखो इसका डेरिवेटिव सुनो, 3x² फर्स्ट टर्म का निकाल के दिखा रहा हूँ, y³ z है ना, इसका डेरिवेटिव अगर x के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए बोला, बाकी सबको कांस्टेंट अगर मानना है, तो सोचो भाई, अगर y³ और z की जगह कोई नंबर होता तो नंबर तो ऐसे ही रहता है ना यार, है ना? तो बात समझो, मतलब अगर इसका डेरिवेटिव करना है, पार्शियल डेरिवेटिव, तो देखो कैसे आएगा आंसर, डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस, कुछ नहीं करना है, सुनो, जो जो कांस्टेंट है पहले बाहर निकाल लो, x क्या क्या कांस्टेंट है बताओ भाई, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y³ और z और 3 कांस्टेंट, तो 3 y³ और z बाहर आ जाएगा, और डेल बाय डेल एक्स से बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? x²। बस, तो कितना आ जाएगा बताओ, x² का 2x, तो 3y³ z इंटू x² का कितना हो जाएगा? 2x, और 3 2 ज़ा 6, तो 6x y³ z। अब इसी चीज़ को डायरेक्ट करना है, इतना लफड़ा नहीं करना है, डायरेक्ट करना है भाई। इसका जब तुम करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो x² कितना हो जाएगा? 2x, वो आके 2x इसमें मल्टीप्लाई करेगा भाई, समझो ना, x² का ये 2 आ गया, 2 3 जाए 6 हो जाएगा, और x की पावर में से 1 माइनस कर दोगे, और ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन में बैठे हुए ना, इसका जीरो मत कर देना भैया, ये मल्टीप्लिकेशन बैठे नंबर जैसे बिहेव करेंगे तो ऐसे ही रहेंगे ना, क्या दिक्कत है बताओ, वही आ गया, ठीक। और ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो लगा रहेगा, अब प्लस, अब इसका करो कितना आ जाएगा सोचो, अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो भाई x का कितना होता है? 1, सो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, और बाकी सब ऐसे ही रहेगा, y² z², ठीक। और प्लस यहां पर x² का कितना हो जाएगा? 2x, और साथ में क्या होगा? z³ एक नंबर जैसा बिहेव करेगा तो ऐसे ही रहेगा, क्या समस्या है बताइए, ठीक। अब इसमें x y z की वैल्यू रख दीजिए, तो यहां से आ जाएगा -6, x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह 1, तो ये 6 ही बन जाएगा, प्लस 2 y की जगह 1, z की जगह भाई 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर 2, और प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 का क्यूब 2, सो आंसर कितना आ जाएगा? -10। ये आपका एफ एक्स आ गया है, ध्यान रखना। अब इसी तरीके से आप क्या निकालोगे? एफ वाई। तो जब आप एफ वाई निकालोगे, थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, ध्यान से चेक करिएगा, देखिए जब आप एफ वाई निकालोगे, सही है, तो आप वाई के रिस्पेक्ट में करोगे डेरिवेटिव, यानी कि माइनस डेल यू बाय डेल वाई, और इस टाइम एक्स और जेड को कांस्टेंट, तो देखो जरा y के रिस्पेक्ट में करोगे बस इसका डेरिवेटिव होगा, तो y³ का कितना हो जाएगा? 3y², क्या समझ सकते हो? y³ का जब 3y² होगा तो 3 आएगा, आगे मल्टीप्लाई करेगा, 3 3 जा बना देगा क्या? 9। ओके, x² ऐसे ही रहेगा, और z भी ऐसे ही रहेगा, बस y³ का 3y² हो गया, 3 3 जा हो गया 9, और यहाँ बचेगा y², भाई y की एक पावर कम हो जाएगी, और z फिर प्लस। अब सेकेंड टर्म में कैसे करोगे बताओ? y² कितना होगा? 2y, 2 आके आगे मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 जा 4, और x आपका ऐसे ही रहेगा, और 2y हो गया था उसका 2 आगे, 2 2 जा 4, और y बचा, और इनटू में z का स्क्वायर, और प्लस 9। अब यहाँ पे करोगे, यहाँ पे ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ y का कोई टर्म ही नहीं, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, इसका 0। भाई कुछ सोचो ना, y का कोई टर्म ही नहीं है, तो x² भी कांस्टेंट, z³ भी कांस्टेंट, तो x² इंटू z³ पूरा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। नाउ अब इसमें आप क्या रखोगे? x और y और z की जगह 1 रखो, तो यहाँ x y z की जगह 1 रखोगे, बनेगा 9, बाहर -9, प्लस यहाँ 4 इंटू 1 इंटू 1 का स्क्वायर 4, और प्लस 0, 9 + 4 13, सो बाहर माइनस है, -13, ये लीजिए, ये एफ वाई बन गया आपका, ठीक। और इसी तरीके से अगर एफ जेड आप बनाओगे तो कितना बन जाएगा? माइनस डेल यू बाय डेल जेड, ठीक। तो यहाँ पर आप z के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस बाहर, और इस पूरे के डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में, अब z का कितना होता है? 1, बाकी सब कांस्टेंट ऐसे रहेंगे, भाई चेक करो ना, z का z के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ये पूरा ऐसे ही रहेगा, इंटू 1, ये पूरा आ जाएगा इतना, क्या? 3x² y³ प्लस। नाउ अब ध्यान दें, यहाँ पर z² का करोगे तो कितना आ जाएगा? 2z, वो 2 आके आगे आगे मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 जा 4, और x और y² कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेंगे, और z² का 2z हो गया, तो जिसमें z बचेगा 2 2 जा 4 हो गया, और प्लस
एक्स स्क्वायर इस बार ऐसे ही रहेगा, और इनटू में जेड क्यूब का कितना हो जाएगा 3z², 3 आ गया आगे और जेड स्क्वायर, ये लो। ठीक, नाउ अब इसमें क्या करोगे आप, एक्स वाई जेड की जगह आप क्या रखोगे 1 1 1, सो -3 इन द ब्रैकेट, -3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 का क्यूब, तो ये 3 हो जाएगा, अब +4 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, -10। ठीक, तो फाइनल आंसर हम यहाँ पर कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से चेक करिए। वेक्टर f इज गिवन बाय fx कितना है तुम्हारा -10, -10 आई कैप, ठीक, और fy कितना है -13, -13 जे कैप, एंड fz कितना है -10 के कैप, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये आपका क्या आ गया, फोर्स आ गया, सही है, -10 आई कैप, -13 जे कैप एंड -10 के कैप, करेक्ट। ओके, नाउ अब देखिए, कभी कभी आपको एस्केलेशन पूछा जाता है, डायरेक्ट फोर्स के बारे में बात नहीं करेगा, तो आप क्या करोगे, फोर्स निकाल के एस्केलेशन से डिवाइड कर दोगे, फोर्स निकाल के मास से डिवाइड कर दीजिएगा, मास क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो F/m कितना आ जाएगा आपके पास। देखिए क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या दे के रखा है, कह रहा है इन अ रीजन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m, इन अ रीजन, कोई रीजन है, कोई क्षेत्र है, ठीक है ना, उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ रीजन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 4 किलोग्राम, ऑफ मास कितना दिया आपको 4 किलोग्राम, ऑफ मास 4 किलोग्राम, डिपेंड्स ऑन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट्स, डिपेंड्स ऑन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एज अब देखिए ये आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ओके, सो u इज इक्वल्स टू 5x³ प्लस 4x प्लस 7, सही है, जूल्स। क्वेश्चन में बोला है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में लेके आइएगा, ठीक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट 2,4। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए मास आपका कांस्टेंट है, तो आप सीधे क्या कर सकते हो, अगर आपको एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना है तो क्या करोगे, फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय मास बाई F इज इक्वल्स टू m में होता है, सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, बस खत्म कहानी। क्या करोगे, फोर्स बना लो, फोर्स कैसे बनाओगे, Fx आई कैप प्लस Fy जे कैप प्लस Fz के कैप, Fx निकाल लो, ठीक, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स, ठीक, तो माइनस और डेल यू बाय डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो यू का, इसका करो कितना देगा 3 आएगा आगे, 3 5 15, और एक्स की पावर में से 1 माइनस करोगे, प्लस 4x का 4 और 7 का कितना हो जाएगा 0, और सुनो यहाँ y और z के टर्म है नहीं, तो आपको पता है y और z के रिस्पेक्ट में कितना आएगा 0, यानी कि fy भी कितना आ जाएगा आपका 0 और fz भी कितना आ जाएगा 0, एंड fz भी कितना आ जाएगा 0, तो वो निकालने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक। अब ध्यान सुनो, कहाँ पर निकालना था 2,4, मतलब x की वैल्यू 2 रखो और y कितना रखो 4, तो fx में x आ रहा है बस, तो x की जगह हम लोग कितना रख देंगे बताइए 2, तो -15 इंटू में क्या है बताइए x का स्क्वायर, x की जगह 2 का स्क्वायर है ना, और प्लस 4, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 15 60 प्लस 4 64, और बाहर -64, तो यहाँ से फोर्स कितना बन गया बताइए, वेक्टर f कितना बना आपका, fx ही आ रहा है केवल यहाँ पर कितना -64, तो -64 आई कैप, बस अब ले जाके रख दो और एस्केलेशन निकाल लो, fx की फोर्स की जगह कितना रखोगे -64 आई कैप, ठीक, अपॉन में मास कितना दिया आपको 4 किलोग्राम, तो नीचे 4 रखा, सॉल्व करोगे 4 से 64 को काटो कितना जगह 16,
तो आ गया -16 I कैप। सो व्हाट इज एस्केलेशन? एस्केलेशन इज -16 I कैप, जो कि डायरेक्शन के साथ आया हुआ है। ठीक, चेक कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। ओके, सही है। और हाँ, एक चीज़ और, जूल्स में दिया था तो ये आ जाएगा किस में? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। एस्केलेशन है ना, तो ऐसा यूनिट लिखोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। सही, एक और सवाल लेते हैं स्टूडेंट्स ऐसा। ठीक, नो, देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे। इन अ रीजन पोटेंशियल एनर्जी इन अ रीजन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास इज इक्वल्स टू 2 किलोग्राम। सही है। इज गिवन बाय is given by u is equals to 3x square plus 4y square joules। j का मतलब जूल, समझ जाना है ना। ओके, नाउ फाइंड द एस्केलेशन ऑफ द पार्टिकल। फाइंड द ए वेक्टर का मतलब समझ जाओगे, एस्केलेशन ऑफ द पार्टिकल released from 1,1। ठीक, ओके। तो इसका मतलब क्या है, x की जगह 1 और y की जगह 1 रखना है। ठीक, तो फोर्स आपका क्या बनेगा इस बार? देखो x का टर्म है, y का टर्म है, यानी कि बनेगा आपका क्या? एफ एक्स आई कैप, एफ जेड 0 हो जाएगा, पता ही आपको। ठीक, तो एफ वाई जे कैप, एफ एक्स निकाल लीजिए, तो एफ एक्स बनेगा माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स। सही है। तो माइनस ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, ध्यान सुन लो, तो इसका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा आगे, 6x। एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो y और z को कांस्टेंट, तो 4y स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -6x हो जाएगा। और x की जगह कितना रखना है? 1। तो -6 इंटू 1 कितना हो जाएगा? -6। एफ एक्स आ गया -6। ठीक है, नाउ इसी तरीके से स्टूडेंट्स एफ वाई निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा? माइनस डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस, अब y के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका डेरिवेटिव करोगे और x वाले को 0 मान लोगे पूरा, क्योंकि 3 इंटू एक्स स्क्वायर भाई x कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, 3x स्क्वायर कॉन्स्टेंट, इसका 0 हो जाएगा। ठीक, और प्लस 2 आएगा आगे, 8 4 टू ज़ा 8, 8y, तो यहाँ से आ जाएगा -8y। और y की जगह आपको कितना रखने के लिए दिया? मैं 1,1 लेके चल रहा हूँ ईजी करने के लिए, एग्जाम में 1,2 आ गया होगा तो y की जगह 2 रख दोगे। ठीक, -8 इंटू वाई 1 इज इक्वल्स टू -8। ठीक, नाउ अब रख दीजिए यहाँ पर, फोर्स कितना बनेगा? एफ एक्स आई कैप, यानी कि -6 I कैप और प्लस एफ वाई भी नेगेटिव है, कितना है? -8, तो -8 J कैप, ये फोर्स आ गया। तो एस्केलेशन कितना आ जाएगा आपका? वेक्टर F अपॉन मास। वेक्टर F कितना है? -6 I कैप -8 J कैप डिवाइडेड बाय मास। मास कितना दे के रखा है भाई इस बार? 2 किलोग्राम। तो ऊपर से इस बार 2 कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर से अगर 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा -3 I कैप और -4 J कैप। ओके, और ये वाले 2 से 2 कैंसिल, तो वेक्टर ए एस्केलेशन वेक्टर गिवन बाय -3 I कैप -4 J कैप, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी में जूल्स दिया हुआ है। ठीक, ये लीजिए। ओके, नाउ अब देखिए एक सवाल, आज हमने एक सवाल मैं आपको करवाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन है, ये पार्शियल डेरिवेटिव से लेना देना कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, थोड़ा क्वेश्चन देखिएगा क्यों ये क्वेश्चन कराया जा रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है इन अ रीजन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय, इन अ रीजन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, खास बात, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये ओनली एक्स का फंक्शन है। ओके, सो 4x स्क्वायर, ओके करेक्ट, प्लस 3x -5 जूल्स, ये पोटेंशियल एनर्जी जो कि एक्स का फंक्शन है। कहने का मतलब थोड़ा फील करिए,
मतलब एक्स की डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा तो वर्क बस एक्स की डायरेक्शन में होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बस एक्स वाले रीजन में स्टोर हुई होगी। वाई और जेड में कोई फोर्स नहीं लगा है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। यानी कि अगर वाई और जेड का कोई कोऑर्डिनेट दे रहा है यहाँ पर तो उससे आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है। सवाल सुनिए पहले पूरा। इन अ रीजन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय दिस जूल्स, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ध्यान सुनिएगा भाई, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in slowly moving the body from point 3 comma 2 from point 3 comma 2 okay to -1 comma 4। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, क्या क्या शब्द आ रहे हैं। वर्क डन बाय क्या निकालना है बताओ, एक्सटर्नल एजेंट चेक कर लो, और स्लोली मूविंग है तो आज की क्लास में ही पढ़ाया है, यहाँ पर ध्यान से चेक करिए क्या पढ़ाया है बताइए। यहाँ पे देखिए क्या पढ़ा है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकालना हो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट व्हेन द बॉडी मूव्स स्लोली, तो आपको यहाँ नेगेटिव हटा देना है, ओनली क्या निकालना है, डेल्टा यू। ठीक, बस। और मैंने आपको बताया स्लोली क्यों मूव करना है, झटके से मूव करेगा तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी का भी टर्म आ जाएगा। ठीक, तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, ये इक्वेशन तभी लग सकती है जब स्लोली मूव किया हो। ठीक, ओके नाउ, तो बस अब आप सवाल देख लो, करना कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, देखिए बच्चों, सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज गिवन बाय डेल्टा यू करोगे, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस नहीं लगाना है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बस अब निकाल लो। बताओ यू फाइनल कितना होगा, ध्यान सुनो पहले, देखो यू की इक्वेशन क्या दे के रखा आपको, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कितना दे के रखा हुआ है, 4x स्क्वायर है ना, प्लस 3x माइनस 5। अब कुछ नहीं करना है, अगर आपको यू फाइनल निकालना है, अब ध्यान से चेक करो भाई, इसमें x वाले टर्म्स हैं बस, तो ये हो जाएगा x इनिशियल की जगह रखोगे और ये कहाँ रखोगे, x फाइनल की जगह। बस भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट मूव कर रहा है तो x फाइनल वाली पोजीशन -1 है और x इनिशियल वाली 3 है, तो x फाइनल के लिए क्या करोगे, u फाइनल के लिए x कितना रखोगे, -1, तो 4 इंटू एक्स की जगह -1 प्लस 3 इंटू -1 -5। ठीक, 4 इंटू -1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4 प्लस -3 -5 4 -8 इज इक्वल्स टू -4। ये u फाइनल आ गया, और u इनिशियल यदि निकालोगे तो इस x की जगह क्या रखोगे, 3, सो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 3 और -4, तो यहाँ से आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 4 जा 36 प्लस 3 3 जा 9 -5 इज इक्वल्स टू 36 प्लस 9 45 -5 40। ठीक, ये आ गया, अब यहाँ ले जाके रख दीजिए और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द बॉडी स्लोली, ये भी लिख लो, इन मूविंग द बॉडी स्लोली। यू फाइनल कितना है तुम्हारा 40। ठीक, यू फाइनल कितना है तुम्हारा 40, 3,2, ओहो आई एम वेरी सॉरी 3,2, तो इनिशियल वाले में कितना रखना था 3, हाँ ठीक तो है, क्या दिक्कत है, ठीक तो है। अच्छा ठीक है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करना है, ठीक है मैंने ध्यान नहीं दिया, यू फाइनल कितना आ रहा है -4। ठीक, तो यू फाइनल की जगह कितना रखोगे, ध्यान दीजिएगा, यू फाइनल -4 और माइनस यू इनिशियल कितना है 40, तो आंसर कितना आ जाएगा समझ रहे हो, यू फाइनल -4 और ये वाला माइनस कॉपी किया और यू इनिशियल 40, माइनस 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 44 जूल्स। तो इतना वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया होगा बॉडी को यहाँ से यहाँ मूव करने। कुछ लोग सोच रहे होंगे इस कोऑर्डिनेट का क्या काम है, वाई वाला है ही, वाई दिया ही नहीं, बताया तो भाई आज ही तो पढ़ा है क्या कि पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन से फोर्स निकाला जाता होगा। तो सोचो अगर इस पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन से फोर्स निकालें, जो कि हम नहीं निकाल रहे, अगर निकाला जाता सोचो तो उसमें एफ एक्स सी तो आता, एफ वाई तो आता ही नहीं, एफ जेड तो आता ही नहीं, चेक कर लो, एफ वाई एफ जेड आता नहीं तो वाई और जेड की डायरेक्शन में जो फोर्स ही नहीं लगा है तो वाई और जेड की डायरेक्शन में कोई वर्क नहीं हुआ होगा, तो वाई और जेड की डायरेक्शन में वर्क नहीं हुआ तो पोटेंशियल जी सिस्टम में वाई और जेड रीजन में कहाँ से स्टोर हुई होगी, ठीक नहीं हुई होगी, करेक्ट। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी।
नाउ इसको भी यहाँ पे स्टॉप करते हैं और इसके आगे हम देखेंगे बच्चों कहाँ पर, नेक्स्ट क्लास में, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके।